नमस्कार दोस्तों। आज जिस समस्या पर हम बात करने वाले हैं, वो खासकर बच्चों में और साथ ही साथ बड़ों में भी तेजी से बढ़ रही समस्या है और उस समस्या का नाम है अस्थमा। एक सर्वे के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 10 मिलियन के करीब लोग इससे प्रभावित होते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि अस्थमा क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, इसके पीछे कारण क्या है और इसका सही समाधान क्या है। इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ है फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, तो सबसे पहले इसी को जानने से शुरुआत करना चाहेंगे कि अस्थमा है क्या और इसके क्या-क्या लक्षण सामने आते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये जो पेशेंट है ये अस्थमा का है। अस्थमा हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है यानी कि श्वास प्रणाली जो है इसकी समस्या है। और इससे होता क्या है कि जो श्वास नली है हमारी, उसमें धीरे धीरे सेल्स का डिजेनरेशन होने लगता है, यानी कि सेल्स का डैमेज होने लगता है। उन सेल्स में इन्फेक्शन होकर के वहाँ पस बनना, कफ बनना स्टार्ट हो जाता है, सॉइलिंग आ जाती है और इसके परिणाम स्वरूप जो ऑक्सीजन के लंग्स में जाने का रास्ता है वो बहुत संकरा होने लगता है। तो जैसे जैसे ये रास्ता संकरा होता है तो हमारे, क्योंकि लंग्स के जरिए ही पूरे बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन मिलनी होती है, जिससे उसमें परफॉर्मेंस हर एक सेल ने करनी होती है। तो जब वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ये जो क्रिया है ये बाधित होने लगती है ऑक्सीजन की। तो इसके परिणाम स्वरूप स्वरूप जो कंडीशन पैदा होती है, ऐसी अवस्था को अस्थमा का या हिंदी में दमा की समस्या कहा जाता है। लक्षण जो इसमें नज़र आते हैं वो एक तो यही है कि जब भी कोई काम करना होता है, कि अब दमा का मरीज जो होता है वो शरीर को जब भी एक्टिविटी को करना चाहता है तो ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा थकान, और इवन देन अगर वो हंसता भी है तो खांसी शुरू हो जाएगी। खांसी में कफ लगातार बना रहता है, कफ निकलता रहता है, ये भी उसका एक लक्षण है। छाती में एक जकड़न सी फील होती है, क्योंकि जैसे जैसे इसकी कंडीशन बढ़ती है वो श्वास नली से फिर ये इन्फेक्शन धीरे धीरे लंग्स में भी जाने लगती है। तो फेफड़ों का जो फैलता है वो बहुत कम होने लगता है, वो सिकुड़ने लगते हैं। तो ऑक्सीजन वहाँ वो जो जब सांस भरते हैं तो फेफड़ों का फैलना जो होता है वो फैल नहीं पाते और एक जकड़न सी फील होती है। और ये सारे लक्षण जो हैं वो एक अस्थमा के पेशेंट में मतलब दिखाई देते हैं। जी। जी सर, तो आगे यही बात आती है कि इसके पीछे कारण क्या है? क्यों होता है अस्थमा किसी को? अस्थमा के ये जो कारण हैं वो, क्योंकि इसको अगर समझा जाए तो ये एक सेल्स का डिजनरेशन है, यानी कि आपकी श्वास नाली के अंदर जो सेल्स जिनकी वो बनी हुई है उसका डैमेज है। तो किसी भी हमारे शरीर के भाग में सेल्स का डैमेज कब होता है? पहली चीज तो अगर सेल वीक है, कमजोर है, कोई भी इंसान अगर पोषण पर ध्यान नहीं देगा तो रीजनरेशन जो है सेल्स का वो वीक होता जाता है, कमजोर होता जाता है। एक सबसे पहला कारण, जो मूल कारण यही है कि जब सेल कमजोर होंगे तो उनके डैमेज होने की संभावना है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो जो लोग अपने पोषण पर ध्यान नहीं दे रहे उनमें ये डिजनरेशन पहले ही थोड़ा बहुत हो जाता है। इधर वायु पोल्यूशन जो है, हवा में जो पोल्यूशन है, डे बाय डे बहुत फास्टली बढ़ रहा है। तो ऐसे लोग जिनका सेलुलर लेवल पर ऑलरेडी वीक है, न्यूट्रिशन पुअर है, तो वो लोग जब वायु पोल्यूशन में रहते हैं तो सेल्स का डैमेज उसके कारण कई गुना बढ़ने लगता है। साथ ही साथ हवा में घुलने वाले धूल कण, क्योंकि जो अस्थमा का पेशेंट होता है वो किसी भी धूल मिट्टी को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो हवा में जो पोल्यूशन के कण होते हैं PM 2.5 या PM 10, ये जितने किसी एरिया में ज़्यादा होंगे उतना ही ये अस्थमा का अटैक ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा पेशेंट्स पैदा करता है। इसीलिए देखा जा रहा है कि जितने भी मेट्रो सिटी हैं वहाँ क्योंकि घनी आबादी है और हर घर में बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ होता है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो वायु पोल्यूशन भी बहुत जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वहाँ
उतनी ही समस्या भी ज़्यादा आ रही है। तो पीछे के जो कारण है वो यही 2 बड़े कारण आ जाते हैं। एक तो रीजनरेशन के लिए जो हेल्दी होना चाहिए उसके लिए जो प्रॉपर न्यूट्रिशन वो नहीं मिल रही होती, जिसके कारण सेल वीक होते हैं। और दूसरा उस पर सोने पे सुहागा हो जाता है फिर वायु में होने वाला पोल्यूशन, क्योंकि ये सीधा ही अटैक उन डैमेज सेल्स को, क्योंकि वहीं से गुजरना है और वहाँ पर वो जाते-जाते ही वो इतना पोल्यूशन उन सेल्स को दे देता है, उनका कमज़ोर सेलों का डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कोई भी जब सेल डैमेज होते हैं तो वहाँ फिर पस बनना, कफ का बनना एक स्वाभाविक बात है। जी सर, तो अस्थमा का पेशेंट इस समस्या से निकलने के लिए क्या करे फिर? और इसका सही इलाज क्या हो सकता है? अस्थमा के जब भी इलाज की बात आती है तो जिन 2 भागों में हम लोगों को बाँट सकते हैं। एक संभावित जिनको अस्थमा हो सकता होने की संभावना है तो वो क्या करें कि उनको हो ही नहीं, और दूसरा है जिनको हो चुका है, वो क्या करें कि उस प्रॉब्लम से निकल पाएँ। तो पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जिनको अस्थमा हो चुका है और उनको उस प्रॉब्लम से बाहर आना है। तो 3 तरफ़ा ट्रीटमेंट जो है वो इसमें चाहिए होता है। पहला तो जो सेल्स का डिजनरेशन हो चुका है, डैमेज हो चुका है, वहाँ जो वो आगे और सेल्स को इन्फेक्शन नहीं दे, उस इन्फेक्शन को रोकने का इंतज़ाम करना चाहिए। तो उसके लिए मेडिसिन जो है वो बढ़िया काम करती हैं किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए। लेकिन एक एक उस मेडिसिन को एक लिमिट में लेना बेहद ज़रूरी होता है ताकि इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़े। इसके साथ ही साथ पीछे जो सेल्स का डैमेज है, उसको रिपेयर करना है, ताकि वो इन्फेक्शन का रीज़न जो वो ख़त्म हो जाए, ताकि हम इन फ्यूचर हम उन दवाइयों से भी मुक्त हो पाएँ और अपने आप को पूर्ण रूप में ठीक कर पाएँ। तो उसके लिए पहला काम होता है कि शरीर को डिटॉक्सिफ़ाई करना, ताकि ये जो चाहे वो खाने से टॉक्सिटी जा रही है, चाहे वो अ, वायु से जा रही है, चाहे वो पानी से जा रही है। इस ये जो टॉक्सिसिटी जो बॉडी में इकट्ठी हुई है, इसको शरीर से हटाया जाए। तो उसके लिए एक हर्ब आती है जिसको एक्निशिया सिट्रस प्लस कहते हैं। ये टैबलेट फॉर्म में उपलब्ध है। ये एक 10 डेज़ का कोर्स है। तो ये पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करने में बहुत मदद करता है, खासकर लंग्स की टॉक्सिसिटी हटाने में जो बहुत मदद करता है। तो ये 10 दिन का कोर्स, डोज़ इसकी रहती है 3 टैबलेट सुबह, 3 टैबलेट शाम। तो ये करके ये 60 टैबलेट की पैकिंग होती है और 10 दिन में ख़त्म हो जाती है। तो ये पहले तो ये एक कोर्स लेना होता है। जिस दिन वो कोर्स ख़त्म हो जाता है, फिर 1 महीना वेट करना होता है। जिस दिन ख़त्म हो वो डेट नोट कर लेनी है और 30 डेज़ वेट करना है। फिर देखना है कि कितने परसेंट आराम है, और देन फिर उस कोर्स को उसी तरह से रिपीट किया जाता है। इस तरह से 2 से 3 कोर्स लगातार 1-1 महीने का वक़्फ़ा दे करके करने पर ये बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई किया जाता है। और इसके साथ ही साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, जो पोषण है, क्योंकि जब जहाँ भी अगर शरीर में डैमेज हुआ है तो वहाँ न्यूट्रिशन का रोल और बढ़ जाता है। एक जो हेल्दी पर्सन है उसको सिर्फ़ मेंटेनेंस के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन एक पर्सन जो मरीज़ है, जिसको प्रॉब्लम है कोई, उसको अब मेंटेनेंस के साथ-साथ रिकवरी के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए। लेकिन अस्थमा के पेशेंट की हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि उसकी भूख कम होती है, उसकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती, तो जिसके कारण उनका ऑलरेडी इंटेक जो है फूड का बहुत कम होता है। ये भी एक बड़ी वजह होती है कि ये पेशेंट रिकवर नहीं हो पाते, बहुत मुश्किल आती है। तो वहाँ उन लोगों को स्मार्ट डाइट पर ले जाना बेहद ज़रूरी है। तो जो ख़ास करके न्यूट्रीलाइट नाम की एक ब्रांड है न्यूट्रिशन में, जो स्मार्ट डाइट प्रोवाइड करवाता है। तो वहाँ 3-4 प्रोडक्ट का एक कॉम्बिनेशन है जिसको लेकर के हम अपनी ऐसे पेशेंट की डाइट को कंप्लीट किया जा सकता है। आल प्लांट प्रोटीन आता है उसमें, जो आपकी प्रोटीन की ज़रूरतों को पूरा करता है। वो आइसोलेट फॉर्म में, जिसको सभी ये जो जितना भी न्यूट्रिशन आता है ये आइसोलेट फॉर्म में है, जिसको अब्ज़ॉर्ब करना बहुत ही आसान है। एक बेड पर पड़ा आदमी भी 98% इन चीज़ों को अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो आल प्लांट प्रोटीन हो गया, एक मल्टीविटामिन की टैबलेट आती है जिसमें मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स हैं। डेली के नाम से अब डेली प्लस है, तो उसकी एक टैबलेट। इसी तरह से अस्थमा में कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये 2 मिनरल है, इनकी थोड़ी एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है। तो कैलमैक डी करके एक टैबलेट्स आती हैं वो, और एक आता है साल्मोन ओमेगा 3।
क्योंकि हम सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारा सेलुलर लेवल है, इसका किसी भी सेल का जो बाहरी झिल्ली है वो ओमेगा 3 फैट्स से ही बनती है। तो ये भी निर्माण की फैट है, तो ये भी डाइट में शामिल होना चाहिए। ये जो 4 सप्लीमेंट्स हैं इनको अपनी डाइट में शामिल करके ऐसे पेशेंट की डाइट को कंप्लीट कर सकते हैं और उसको इस प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो धीरे-धीरे होता चला जाता है। जैसे-जैसे हेल्दी सेल आते चले जाते हैं और इधर हमने इन्फेक्शन भी रोक रखी है मेडिसिन से और इधर डाइट भी अच्छी लेकर के। बाकी जो भोजन है वो भी ठीक करना पड़ता है कि वो डिटॉक्सिफाई किए हुए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सही प्रोटीन वाली दाल, दालें जो प्रोटीन का सोर्स हैं वो, नट्स, इनका इस्तेमाल करें। अनाज जो है वो ज़्यादा कैलोरीज वाला सोर्स के जो कार्ब्स हैं उनको छोड़ करके, जबकि गेहूँ और चावल को छोड़ करके मिलेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इस तरह से कुछ डाइट में परिवर्तन और साथ-साथ स्मार्ट डाइट यानी कि डाइटरी सप्लीमेंट लेकर के जैसे-जैसे वो अपने बॉडी के रीजनरेशन को पेशेंट हेल्दी करता है, तो धीरे-धीरे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होती चली जाती है। थोड़ा समय ज़रूर लगता है ऐसे पेशेंट्स को, क्योंकि ये रीजनरेशन का मसला है सारा का सारा। तो ये 3 तरफ़ा जो है काम करके बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करके, इधर मेडिसिन से इन्फेक्शन को रोक करके और तीसरा सही खाना और उसके साथ सही सप्लीमेंट लेकर के अपने रीजनरेशन को हेल्दी करके इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व किया जा सकता है। अब वो लोग जिनको प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए? तो हम सभी को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारी लाइफ जो है वो हम स्मार्ट कर चुके हैं। भगवान ने जो खाना बनाया था वो हार्ड लाइफ के लिए बनाया था, वो स्मार्ट लाइफ के लिए नहीं बनाया था। आज हम मेहनत के काम हमारे पास नहीं रहे, सारे जाने जा मेहनत के काम हम मशीनों को दे चुके हैं और स्मार्ट लाइफ जी रहे हैं। तो इसलिए अपने खाने को भी स्मार्ट करना आज की डेट में मजबूरी है। तो एक तो ये जो जहाँ जितना ज़्यादा पोल्यूशन है उतना ज़्यादा डिफेंस भी चाहिए। अगर बाहर दुश्मन बड़ा हो रहा है तो उसके अगेंस्ट अपने आप को डिफेंस भी ज़्यादा देना होगा और डिफेंस कहाँ से मिलेगा? सही डाइट से। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो है, विटामिन सी हो गया, ई हो गया, विटामिन ए हो गया, ये हमारी डाइट में ज़्यादा हों पहले के मुकाबले, पुराने लोगों के मुकाबले, क्योंकि जितना पोल्यूशन बढ़ा है अब इनकी ज़रूरत ज़्यादा है। ये इधर जो डाइट में जो प्रोटीन है वो सही मात्रा में हम लें और सही क्वालिटी का लें, उसमें वो सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए। इधर जो बाकी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, सारे के सारे हम पर्याप्त मात्रा में लें। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है और या किसी भी कंट्री की जो खुद की एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो सभी हमारा आरडीए रिकमेंडेड डेली अलाउंस हर कंट्री में एक निर्धारित करती है पोषण का, कि कौन सा विटामिन हमें कितनी मात्रा में चाहिए, कौन प्रोटीन हमें कितनी मात्रा में चाहिए, अमीनो एसिड उसमें कौन से होने चाहिए, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी निर्धारित की हुई हैं। हमें सिर्फ अवेयरनेस चाहिए और हमें देखें कि अपने सोर्सेस जो है पोषण के उनको सही करें और सही ढंग से अगर न्यूट्रिशन लिया जाता है, पोषण लिया जाता है, तो सेल बिल्कुल उनका डिफेंस भी और उनकी परफॉर्मेंस दोनों चीज़ें सही रहती हैं। जो अब एनवायरनमेंट में पोल्यूशन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन उतना डिफेंस भी जब बढ़ जाता है तो हर प्रॉब्लम को बॉडी झेल पाती है, उसका डिफेंस कर पाती है और सेल्स का डिजनरेशन नहीं होता और अस्थमा होता नहीं है। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर। हमें ये देखना चाहिए कि हम ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट बन जाएँ और उसके बाद ट्रीटमेंट करें, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल काम आता है। हमें कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि हम मरीज़ बने ही नहीं। तो डाइट और डाइटरी सप्लीमेंट्स का सही इस्तेमाल करके और अपने घरों में से अपना पोल्यूशन को कंट्रोल करके आसानी से ऐसी चीज़ों से बचा जा सकता है। ये पोल्यूशन जैसा दानव जो हम बढ़ा रहे हैं, ये तो जहाँ-जहाँ जितनी घनी आबादियाँ उतना ज़्यादा पोल्यूशन। तो इसका मतलब पोल्यूशन पैदा कर कौन रहा है? जंगल में चले जाएँ वहाँ भी जीव रहते हैं, कोई पोल्यूशन नहीं होता। हम इंसान जहाँ-जहाँ रहते हैं वहाँ-वहाँ पोल्यूशन करते हैं। तो जिन चीज़ों से हम पोल्यूशन कर रहे हैं, उन चीज़ों को हम रोकें, हटाएँ उनको। तो अपने आप इसका सॉल्यूशन निकल आता है। तो फिट रहना हमेशा ही ज़्यादा अच्छा है। फिटनेस साइंस को फ़ॉलो करें, अपने आप को बिल्कुल तंदुरुस्त रखें। जी सर, तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना कि किस तरह से आप अस्थमा के कारणों को समझ करके
उसका सही निवारण कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो की रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को बहुत से लोगों तक पहुंचा सकता है और उनकी मदद कर सकता है। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसे ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर के बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।